Hi kids, this is your Unit 2, Chapter 2.4, 3 Visions for India. Now in this video, we'll do all the questions that are before the chapter, in the warming up exercises, and then we'll do the questions that are after the chapter. We'll solve all of them. So let's begin. First one is read the preamble of the Constitution of India given in your textbook. आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल दिया हुआ है. प्रियम्बल मतलब किसी बुक किसी डॉक्यूमेंट में जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ हो, इंट्रोडक्शन जो हो, दैट इज प्रियम्बल. तो वो जो है वो आपकी किताब में दिया हुआ है, आपको वो पढ़ना है. पिक आउट वर्ड्स दैट रेफर टू द फॉलोइंग. आपको वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके ये मीनिंग है. तो ये सब मीनिंग है, आपको इनके वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वन, ब्रदरहुड. उसके लिए वर्ड है फ्रेटर्निटी. मतलब अगर आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो, दैट इज योर फ्रेटर्निटी. फ्रीडम, लिबर्टी मतलब आजादी. ऑनेस्टली एंड सीरियसली, सोलेमली मतलब सिंसेरिटी से कोई काम हो. फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी सबको एक समान अधिकार हो. हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी, किसी के पास सबसे ज्यादा सुप्रीम अथॉरिटी हो, सुपर पावर हो. Unity and oneness, integrity. A promise made to oneself, solemnly resolved. These are the questions that are written on the indent of the chapter. आपका जो chapter है उसकी side में जो है, हर पेज पे side में जो है कुछ questions लिखे हुए हैं, ये उनके आंसर है. So let's start with the first one. What helped Dr. Kalam fix the 3 visions for India? वो कौन सी चीज थी जिसने डॉक्टर कलाम की मदद की ये 3 विजन्स डिसाइड करने में? ये जो 3 सपने देखे थे, ये उन्होंने कैसे देखे? The achievements and progress that Dr. APJ Abdul Kalam witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist helped him fix 3 visions for India. तो जो उनकी सफलताएं थी डॉक्टर अब्दुल कलाम की, और जो उन्होंने प्रोग्रेस देश में देखी, और जो उन्होंने खुद अपने करियर में देखी, उससे जो है उन्हें मदद मिली ये 3 सपने देखने में भारत के लिए. हाउ शुड वी हैंडल आवर फ्रीडम? हमें अपनी आजादी जो है वो कैसे हैंडल करनी चाहिए? वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन द फ्रीडम दैट वी हैव. हमें जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, और उसी नींव पे जो है हमें एक अच्छे भारत का निर्माण करना चाहिए. इफ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रेस्पेक्ट अस. अगर हम आजाद नहीं होंगे तो कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा, कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा. What are the characteristics of a developed nation? एक विकसित राज्य की क्या खूबियां हैं? A developed nation is self-reliant and self-assured. एक जो विकसित राज्य होता है वो self-reliant होता है, आत्मनिर्भर होता है, और self-assured होता है, मतलब वो उसमें आत्मविश्वास होता है. What are the drawbacks of us Indians? हम इंडियंस में क्या कमी है? The 2 biggest drawbacks of Indians that Dr. Kalam stated were 1. We lack self-respect, and 2. Our obsession with foreign things. So, दो जो कमियां डॉक्टर कलाम ने देखी हमें और जो उन्होंने बताई भारतीयों में, वो थी एक की हमें आत्मसम्मान की कमी है, और दूसरा की हम विदेशी चीजों से बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत आसक्त हैं. What is the prerequisite of self-respect? आत्मसम्मान के लिए क्या चीज जरूरी है? Self-respect comes with self-reliance. अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम में आत्मसम्मान अपने आप आ जाएगा, तो ये जरूरी है आत्मनिर्भर होना. What foreign stuff are we Indians crazy about? वो कौन सी विदेशी वस्तुएं हैं जिसके लिए हम भारतीय जो है वो क्रेजी हैं? Indians are crazy about foreign TVs, foreign clothes and foreign technology. हम भारतीय जो है विदेशी टीवी, विदेशी कपड़े और विदेशी टेक्नोलॉजी के लिए पागल हैं. What is the dream of the 14-year-old girl in Hyderabad? हैदराबाद में वो 14 साल की जो लड़की है उसका क्या सपना है? Her dream is to live in a developed India. उसका सपना है कि वो एक विकसित भारत में रहे. These are the questions that come after your chapter. Let's do number 1. Complete Dr. APJ Abdul Kalam's profile with information picked from the lesson. हमें डॉक्टर कलाम की प्रोफाइल पूरी करनी है वो जानकारी के साथ जो चैप्टर में है. So his title is Doctor. उनके पास डॉक्टरेट थी. So it is Dr. APJ Abdul Kalam. His profession, missile scientist. Branch of science, physics and aerospace engineering. Important position in government health, 11th President of India. His 3 visions for India,
freedom, development, and standing up to the rest of the world. Number 2, using a dictionary, internet, note down the main differences between a developing nation and a developed nation. तो हमें डिक्शनरी या इंटरनेट की मदद से जो है मेन डिफरेंस लिखने हैं डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन के बीच में, एक विकासशील देश और एक विकसित देश. Developed countries are those whose economy has highly progressed and possess great technological infrastructure as compared to other nations. तो विकसित देश तो वो होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ चुकी है और वो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं. They have higher standard of living, higher per capita income level and stability in their economic condition. वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ऊंची है, वहाँ पे लोगों की इनकम भी बहुत ज्यादा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बहुत स्थिर होती है, बहुत ही स्टेबल होती है. Some examples of developed countries include Australia, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and United States. तो ये देश जो है ये एग्जाम्पल है डेवलप्ड नेशन के. Developing countries on the other hand have moderate standard of living, low per capita income level and a slow rate of industrialization. जो विकासशील देश होते हैं उन वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मॉडरेट होती है, मतलब डेवलप्ड नेशन से थोड़ी कम होगी, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, कहीं बीच में है. वहाँ पे इनकम भी कम है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो रेट है वो भी कम है. They have a less developed economy and a comparatively lower quality of life. वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है वो भी थोड़ी कम डेवलप्ड होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी थोड़ी कम होगी compared to developed countries. Some examples of developing countries include India, China, Brazil and Mexico. तो ये एग्जाम्पल है डेवलपिंग कंट्रीज के. Self-reliant and self-assured. Self-reliant and self-assured are two different concepts. ये दो अलग-अलग चीजें हैं. Self-reliant means being able to depend on oneself and not needing help or support from other. Self-reliant का मतलब है कि हम आत्मनिर्भर हों, हमें किसी और की मदद की जरूरत ना हो. Self-assured means being confident in one's own abilities or character. Self-assured होने का मतलब है कि हमें अपनी काबिलियत पे भरोसा हो, हमें आत्मविश्वास हो. Our strengths and our achievements. Strengths are inherent qualities that we possess. Strengths क्या है? हमारी ताकत है जो हमारे अंदर already है. While achievements are the outcomes of our efforts and hard work. Achievements क्या है? वो सफलता है, हम जो मेहनत करते हैं उसके नतीजे में जो हमें सफलता मिलती है, that is achievement. Farm and granary. A farm is a piece of land where crops are grown for food, fiber and fuel. तो फार्म तो वो जगह है जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जहाँ पे हम चीजें उगाते हैं. On the other hand, a granary is a storehouse or room in a barn for threshed grain or animal feed. ग्रैनरी क्या है? वो स्टोर हाउस है जहाँ पे हम जो खेत से उगा के जो है हम वो कहाँ पे स्टोर करते हैं? ग्रैनरी में. A remote sensing satellite and a natural satellite. A remote sensing satellite is an artificial man-made satellite with remote sensors that have been launched into space to measure various things. तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो मैन मेड है, इंसान ने बनाई है और हम इसे जो है ऊपर भेजते हैं यूनिवर्स में ताकि हम जो है चीजें मॉनिटर कर सकें, हम देख सकें कि हमारी पृथ्वी कैसी है और ये जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं इसके बारे में जान सकें. On the other hand, a natural satellite is any celestial body in space that orbits around a larger body. जबकि नेचुरल सैटेलाइट क्या है? वो चीज है स्पेस में जो एक किसी बड़ी चीज के आजू बाजू घूम रही हो, जैसे कि मून. मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. फाइंड एविडेंस फ्रॉम द लेसन एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. तो हमें जो है हमारे चैप्टर में से वो स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं जो इसको जो है सपोर्ट करते हैं. ये जो लाइन लिखी हुई है इसको सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं और उन्हें अपने शब्दों में लिखना है. सो फर्स्ट वन इज इंडियंस रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स. भारतीय जो है वो दूसरे की आजादी की इज्जत करते हैं. इंडिया हैज नेवर कॉन्कर्ड एनीवन और ट्राइड टू ग्रैब देयर लैंड, कल्चर एंड हिस्ट्री. भारतीयों ने जो है वो कभी भी किसी दूसरे देश पे हमला नहीं किया है, हमने कभी भी किसी की जमीन हथियाने की कोशिश नहीं की है. We have not tried to force our way of life on anyone. हमने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया है कि हम किसी को बोले हमारी तरह रहो.
दिस इज बिकॉज इंडियंस रेस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं। इट इज टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। अब समय आ गया है कि हम अपने आप को विकसित देश की तरह देखें। We have been a developing nation for 50 years, and now we are among the top 5 nations of the world in terms of GDP. तो हम पिछले 50 सालों से जो है विकासशील देश हैं, और हम अब क्या हैं? अब हम दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी के मामले में हम टॉप 5 में हैं। We have 10% growth rate in most areas. ज्यादातर एरिया में हमारी ग्रोथ किस रेट पे है? 10%, which is very good. Our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today. हमारी गरीबी जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है, और हमारी जो सफलताएं हैं वो दुनिया देख रही है। It is time to see ourselves as a developed nation. तो अब समय आ गया है कि हम अपने आप को एक विकसित देश की तरह देखें। We Indians are obsessed with foreign things. We all want to own foreign TVs, foreign clothes and foreign technology. हम भारतीय जो हैं हम विदेशी चीजों से आसक्त हैं, obsessed हैं। हम सबको क्या चाहिए? फॉरेन टीवी चाहिए, फॉरेन कपड़े चाहिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी चाहिए। In Israel, the media have a positive outlook and self-respect. इजराइल में जो है मीडिया का जो दृष्टिकोण है, जो रवैया है, वो सकारात्मक है, और उनमें आत्मसम्मान भी है। In Israel, the day after the Hamas attack and bombardments and deaths had taken place, the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into an orchid farm and granary. इसराइल में जो है जब हमस का हमला हुआ था, उन्होंने बॉम्ब गिराए थे और इतने सारे लोग मर गए थे, उसके अगले ही दिन जो है न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आई थी फ्रंट पेज पे, वो क्या थी? वो थी किसी ज्यूइश जेंटलमैन के बारे में, जिसने 5 साल में जो है रेगिस्तान में जो है ऑर्किड का फार्म उगा लिया था। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। यही वो फोटो थी जिसे सब लोगों ने उठ के देखा। द गॉरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, बॉम्बार्डमेंट्स एंड डेथ्स वर इनसाइड द न्यूज़पेपर, बरीड अमंग अदर न्यूज। तो जो लोगों के मरने की और बॉम्ब ब्लास्ट की जो न्यूज थी, उसे उन्होंने अंदर के पेजों में डाल दिया था। दिस शोज दैट द मीडिया इन इजराइल हैव पॉजिटिव आउटलुक एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये क्या दिखाता है? कि वहां का जो मीडिया है वो सकारात्मक है और उनके अंदर आत्मसम्मान है। वो चाहते हैं कि लोग जो है वो अच्छी चीजें देखें, अच्छे पे फोकस करें। इंडिया हैज मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज। भारत के पास बहुत सारी सफलताओं की कहानियां हैं। इंडिया हैज अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज। वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। हम क्या हैं? हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं गेहूं उत्पादन में। We are the second largest producer of rice. चावल के उत्पादन में भी हम नंबर 2 पे हैं। We are the first in milk production. दूध के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे हैं। We are number 1 in remote sensing satellites. Satellites के मामले में भी हम नंबर 1 हैं। We have so many great personalities like Dr. Sudarshan, who has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. तो हमारे पास डॉक्टर सुदर्शन जैसे बहुत से ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। डॉक्टर सुदर्शन ने क्या किया था? उन्होंने उनका जो छोटा सा गांव था उसे उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग बनाया था, मतलब आत्मनिर्भर बना दिया था। वहां पे जो है बिजली पानी सब कुछ जो है वो खुद वो उसका प्रोडक्शन करते थे, वो कुछ भी कहीं और से नहीं ले रहे थे। Pick out some sentences from the lesson that convey a general truth. हमें हमारे इस चैप्टर में से वो लाइंस ढूंढनी है जो है एक जनरल सच बता रही हैं, जो एक दुनिया का सच बता रही हैं। If we are not free, no one will respect us. अगर हम आजाद नहीं है तो कोई भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? हम ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि आत्मसम्मान जो है वो आत्मनिर्भरता से आता है। Only strength respects strength. सिर्फ जो ताकतवर होता है वही ताकतवर का सम्मान करता है। तो ये जरूरी है कि हम ताकतवर बने, तभी दुनिया जो है वो हमारा सम्मान करेगी। Find out from the internet the poem Song of Youth by Dr. APJ Abdul Kalam. Copy it down in your notebook and write its theme in your own words. तो हमें इंटरनेट से ये पोएम ढूंढनी है, सॉन्ग ऑफ यूथ, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने लिखी है। हमें उसे यहाँ पे लिखना है और फिर उसकी थीम भी लिखनी है अपने शब्दों में। सो दिस इज द पोएम एंड उसका थीम क्या है?
In this poem, Dr. Kalam explains what should be the youth's ideals and goals. इस पोएम में डॉक्टर कलाम हमें ये बता रहे हैं कि जो यंग लोग हैं इंडिया के उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए. He puts forward that youth has the greatest ability and willpower to achieve. वो कह रहे हैं कि यंग लोगों में ही सबसे ज्यादा ताकत है, सबसे ज्यादा शक्ति है कि वो सफलता पाएं. The theme of the poem is to celebrate the power of Indian youth and inspire them. इस पोएम का थीम ये है कि हम जो भारत का जो युवा वर्ग है उसको हम प्रेरणा दें और उससे बताएं कि उसमें कितनी शक्ति है. Using information from your library or the internet, prepare a profile of any great Indian scientist. तो आपको अपनी लाइब्रेरी या इंटरनेट की मदद से किसी इंडियन साइंटिस्ट की प्रोफाइल बनानी है. तो मैंने यहाँ पे किसकी बनाई है? होमी जहांगीर बाबा की. His title is Homi Jahangir Baba, and these are all the degrees he has. So it is FNI, FASC, FRS, Honorary, FRSE. His profession, nuclear physicist. Branch of science, nuclear physics. Important position in government held, he was the Secretary of Atomic Energy Commission. His visions, क्या सपने थे उनके? Homi J. Bhabha was an Indian nuclear physicist who is known as the father of India's nuclear program. उन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है. He was the first chairman of Atomic Energy Commission of India and played a key role in the development of India's nuclear power program. तो उनका बहुत ही मेन रोल था इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में. Bhabha's vision for India was to develop its nuclear infrastructure, considering the lack of domestic energy resources and the need to develop new technology. तो उनका सपना था कि भारत में एनर्जी की इतनी कमी है, इसलिए हम जो है न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम एनर्जी वहां से ले सकें. He also envisioned an autonomous body that would be answerable to the Prime Minister of India and would exercise a broad mandate in its domain. उनका सपना था कि एक अलग से ऑटोनोमस बॉडी बने, एक अपने आप में एक डिपार्टमेंट बने जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करे. He insisted on cutting out the generalist civil service and having the new body run by technocrats and manned by specialists. वो चाहते थे कि ये जो अलग से डिपार्टमेंट बने इसको जो है सिविल सर्विस ना रूल करे, वहां पे स्पेशलिस्ट हो, साइंटिस्ट हो. Bhabha's vision has helped India become a world leader in thorium research and development. Next is exercise for finite and non-finite verbs. Now, before we do the exercise, let's learn what is finite and what is non-finite verb. Now, we know what is verb, right? Verbs are action words. किसी भी sentence में अगर कोई word आपको पता है क्या action हो रहा है, so that is verb. Now, verb को हम दो category में कर सकते हैं, finite and non-finite. Now, let's learn what is finite verb. Finite verb जो है वो होता है जो कि sentence के change होने पे चेंज हो जाए. ना सपोज अगर सेंटेंस को आप सिंगुलर से प्लूरल कर दो या फिर आप जो है उसे फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन कर दो या फिर आप जो है वहां पे टेंस चेंज कर दो और वो वर्ब अगर चेंज हो गया सो दैट वर्ब इज फाइनाइट वर्ब. लेट्स सी एन एग्जांपल. अब यहाँ पे सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल. अब आई की जगह अगर मैंने ही कर दिया तो प्ले क्या हो गया? प्लेज. तो ये वर्ब जो है ये चेंज हो गया. सो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब. अभी यही मैंने ही से अगर दे कर दिया, मैंने सेंटेंस को प्लूरल कर दिया तो प्लेस से अगेन प्ले हो गया, दे प्ले फुटबॉल. तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है प्ले. एंड अगेन मनीष प्लेज फुटबॉल, तो ये फाइनाइट वर्ब है प्लेज. Finite verbs are used to indicate grammatical tense, person and number. Finite verbs जो हैं वो जनरली सेंटेंस में आपको टेंस बताएंगे सेंटेंस का, ये बताएंगे कि सेंटेंस सिंगुलर में है या प्लूरल में, और सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है. They are usually the main verb of a clause or sentence and can be changed according to the noun. जनरली क्या होता है, जो फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब होता है सेंटेंस का और वो जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. जैसे यहाँ पे आई की जगह ही हुआ तो वो चेंज हो गया, तो नाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. सम एग्जांपल्स आर शी वॉक्स होम. अगर यही सेंटेंस का मैंने टेंस चेंज कर दिया, मैंने बोला शी इज वॉकिंग होम, तो वॉक्स क्या हो गया? वॉकिंग हो गया, राइट? तो ये फाइनाइट वर्ब है. दे आर प्लेइंग सॉकर, मैंने इसका टेंस चेंज किया, मैंने कह दिया दे, इसे फ्यूचर में कर दिया, दे विल प्ले सॉकर, तो प्लेइंग क्या बन गया? प्ले. He will be attending the conference.
अगर मैंने इसका टेंस चेंज किया और मैंने इसे पास्ट में कर दिया तो अटेंडिंग हो गया अटेंडेड, ही अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस. सो दिस इज अ फाइनाइट वर्ब. Let's learn what is non-finite verb now. So non-finite verbs क्या हैं? वो हैं जो चेंज नहीं होते हैं. अगर आप किसी सेंटेंस में नंबर ऑफ पर्सन चेंज कर दो या पर्सन चेंज कर दो, फर्स्ट से सेकंड कर दो या सब्जेक्ट चेंज कर दो या फिर उसका टेंस चेंज कर दो और वो वर्ब चेंज नहीं हो, व्हाट इज दैट? दैट इज नॉन-फाइनाइट वर्ब. नाउ एग्जांपल देखते हैं. ये सेंटेंस है आई लाइक टू प्ले फुटबॉल. नाउ मैंने आई की जगह अगर प्लूरल कर दिया दे, then it's still to play. They like to play football. तो ये to play change नहीं हो रहा है. So this is non-finite verb. यहाँ पे they like playing football. इसकी जगह मैंने कर दिया राज, एक इंसान का नाम कर दिया. राज likes playing football. Again playing जो है वो playing ही रहा. मनीष likes to play football. इसे अगर मैं tense change कर दूं, मनीष liked to play football. मनीष को फुटबॉल खेलना पसंद था. फिर भी to play change नहीं हुआ, right? So this is non-finite verb. नॉन-फाइनाइट वर्ब जो है वो 3 टाइप के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स. मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये तीनों जो है डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो. उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों क्या हैं. यहाँ पे जो है मैंने शॉर्ट में समझाया है. सो लेट्स सी. इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? दे आर बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट इज यूजुअली प्रेसीडेड बाय द वर्ड टू. तो अगर कोई वर्ब हो जैसे कि वॉक, ये अपने बेस फॉर्म में है, यानी ये ओरिजिनल वर्ड है, राइट? इसमें कोई सफिक्स या प्रीफिक्स एडेड नहीं है. ये वॉक्ड नहीं है, ये वॉकिंग नहीं है, ये अपना सिंपल प्लेन वर्ड है वॉक. तो अगर ऐसा कोई वर्ब हो और उसके आगे टू लगा हो तो वो इन्फिनिटिव होता है. और ये जो है ये कभी भी चेंज नहीं होगा. सो टू वॉक विल ऑलवेज बी नॉन फाइनाइट. किसी भी सेंटेंस में जो है टू और उसके आगे कोई वर्ब लगा हो अपने बेस फॉर्म में, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. दैट विल बी ऑलवेज नॉन फाइनाइट वर्ब. नाउ gerunds. Gerunds are verb that end in ing and function as a noun in the sentence. Gerunds क्या होते हैं? वो वर्ब होते हैं जो ing में एंड होते हैं और वो सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं. Participles are verbs that end in ed or ing and function as an adjective in the sentence. Participles वो verb होते हैं जो ed ing में end होंगे और वो किसी sentence में adjective का काम कर रहे हैं, तो वो है participle. Let's do exercises for finite and non-finite. Now यहाँ पे एक टिप है. finite verb जो है वो generally जो है किसी sentence में first verb जो होता है वो finite verb होता है. Now this is most of the times true but it can be untrue as well. Okay, ऐसा कभी-कभी नहीं भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना होगा सेंटेंस पे. But usually first verb in a sentence is finite verb. Now let's do our exercises. A. We lack the confidence to see ourselves as a developed nation. ये सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन है verb हमें ये बताना है कि ये finite है या non finite है. Now let's see. lack जो है वो finite है क्योंकि वो अगर मैं वी से आई कर दूं या इसका सिंगुलर प्लूरल कर दूं ये चेंज हो जाएगा. सो दिस इज फाइनाइट. टू सी जो है वो नॉन फाइनाइट है, राइट? मैंने बोला था ना अगर वर्ब है उसके आगे टू है तो वो हमेशा नॉन फाइनाइट होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा. ये सी जो है ये अपने बेस फॉर्म में वर्ड है एंड दिस इज इन्फिनिटिव. डेवलप्ड क्या है? ये नॉन फाइनाइट है और ये क्या है? ये पार्टिसिपल पास्ट है. अगर आप वो वीडियो जो मैंने अपलोड किया है इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंड के बारे में आप वो देखोगे तो आपको समझेगा कि ये इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल क्यों है. वी स्टैंड फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग मिल्क. तो स्टैंड तो फाइनाइट है क्योंकि वो चेंज हो सकता है. प्रोड्यूसिंग क्या है? वो नॉन फाइनाइट है क्योंकि वो चेंज नहीं होगा. I want to live in developed India. तो want तो finite है, but to live क्या है? वो non finite है और वो infinitive है. Okay, again, to जो है verb के पीछे लगाओ, then that is a non finite and it's infinitive. We prefer buying important things. Prefer क्या है? वो finite है और buying क्या है? वो non finite है. Indians never try to force their way of life on others. To force क्या है? Non finite. Again, right? To force, infinitive. Having invaded India, they captured our land. Captured क्या है? Finite verb है. Next is phrases and clauses. So what are phrases and clauses? Let's see. Now ये जो सारे sentence हैं इसमें जितने भी A हैं वो सारे phrases हैं और जितने भी B हैं वो सारे clauses हैं. What is phrases?
he wore a shirt made of cotton. Now यहाँ पे जो underlined group of word है वो है made of cotton. Now ये जो made of cotton है इसमें ना तो कोई subject है ना ही इसमें कोई verb है. Subject क्या होता है? किसी sentence में अगर कोई काम कर रहा है, कोई इंसान, वो क्या होता है? वो subject है उस sentence का, कि अगर कोई काम हो रहा है तो जो इंसान वो काम कर रहा है that is the subject of the sentence. अब यहाँ पे इस वर्ड में जो है कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, मेड ऑफ कॉटन, सिर्फ इतना है, इसमें कुछ भी नहीं है. सो दिस इज अ फ्रेज. यहाँ पे अगर ये हो ही वोर अ शर्ट विच वॉज मेड ऑफ कॉटन, नाउ वोर अ शर्ट ये जो है ये वर्ब हो गया, ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, विच वॉज मेड ऑफ कॉटन ये जो है ये सब्जेक्ट वर्ब सब हो गया. तो ये क्या है? ये क्लॉजेज है, ये फ्रेज है, ये क्लॉजेज है. जैसे कि ये है पे केयरफुल अटेंशन टू माई वर्ड्स. अब माई वर्ड्स जो है इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, राइट? ना तो कोई किसी से कुछ कह रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ किसी ने ये बोला है मेरे शब्द, इसमें कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है. सो दिस इज अ फ्रेज. बट पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई से, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है. तो ये क्या है? ये है क्लॉज. ओके, सो लेट्स सी सम एक्सरसाइजेस फॉर दिस नाउ. Say whether the underlined parts of the following sentences are phrases or clauses. हमें जो है ये underlined parts जो है ये बताने हैं कि ये phrase है या clause है. Let's see first one. People from all over the world have invaded us. From all over the world. ये जो है इस पूरे group of word में जो है ना तो कोई subject है ना कोई verb है. ये सिर्फ क्या कह रहा है? पूरी दुनिया में से. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें तो ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, बस ऐसे ही 3-4 शब्द जो है साथ में जुड़े हुए हैं. सो दिस इज अ फ्रेज. आई बिलीव दैट इंडिया हैज इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857. नाउ आई बिलीव, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, बी जो है बिलीव जो है वो वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉज. इट इज दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट. यहाँ पे दैट वी मस्ट रेस्पेक्ट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है. सो दिस इज अ क्लॉज. वी आर अ ग्रेट नेशन. अ ग्रेट नेशन क्या है? फ्रेज है, बस महान देश. इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, राइट? सो दिस इज अ फ्रेज. आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया. ये क्या है? ये क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और यहाँ पे वर्ब भी है. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. We refuse to acknowledge them. ये क्या है? ये है clause, क्योंकि यहाँ पे again subject भी है और verb भी है. We have 10% growth rate in most areas. In most areas, ज़्यादातर एरिया में. ये क्या हुआ? ना तो यहाँ पे subject है ना again यहाँ पे कोई verb है. So this is a phrase. Thank you for watching. And now if you have any doubts or any confusion about any of the answers, please do comment and I'll try to answer you. Okay, bye.